अपना वीडियो सवाल है कि प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है वो आइसोस्टेसी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही निकला है। ड्राइव उसी से किया गया। ड्राइव का मतलब यह है कि उसके ड्राइवर की तरह काम कर रहा है, ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं। आइसोस्टेसी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये कंडक्टर की सीट पे बैठे हैं। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक का आज की गाड़ी है, ये बेसिकली इन्हीं दोनों सिद्धांतों पे बनी हुई है। अब कह रहा है इसे सूटेबल एग्जाम्पल से एलेबोरेट करिए। देखिए, बहुत मतलब निहायती 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि 11th में जिस बच्चे ने ज्योग्राफी पढ़ी है उसे ये सवाल कोई कठिन लगेगा। 10th स्टैंडर्ड का सवाल। अब आप में से क्या कोई इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएगा? अगर कोई इस पर कुछ प्रकाश डाले तो बताएं। एनीवन, मेरे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं और पता भाई, प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या बवाल है ये? एनीवन, कुछ भी बताओ, जो गलत सलत आता हो बताइए, हम आपके सही गलत में से ही उसका उत्तर निकालेंगे। सर, जो प्लेट टेक्टोनिक से 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, ठीक है सर। एक अभिसारी प्लेट, एक अपसारी प्लेट और एक रूपांतर प्लेट। और अपसारी प्लेट को सर विनाशी प्लेट बोला जाता है, जब प्लेट आपस में एक दूसरे के टकराती हैं। और अपसारी प्लेट में सर ये जो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी। और रूपांतरित वाली प्लेट में सर ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं, यूं करके जो प्लेट जो है। तो ये 3 तरह की प्लेट होती है सर उसकी पूरी पृथ्वी पर जो है। और ये सिद्धांत सर का इसका ये है कि जो इनका जो चलन है वो आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से होता है सर। महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत जो है, इनके आंतरिक हलचल वगैरह की वजह से ये ड्रिफ्ट आगे बढ़ती हैं जो प्लेटें जो है। जैसे कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड जो है सर उत्तर दिशा की ओर खिसक रहा है धीरे धीरे, तो सर ये इसका उदाहरण हो सकता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, और कोई बच्चा बताए। सर, पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आता है डेरिवेशन की। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर ओशियन था सर। जब वो टूटे टुकड़े अलग अलग हुए, कॉन्टिनेंट ने ड्रिफ्ट होना शुरू किया। नॉर्थ वाले ईस्टवर्ड और जो साउथ में थे वो वेस्टवर्ड, ऐसे करके ड्रिफ्ट होना शुरू किया। तो जो लिथोस्फीयर था उसके अलग अलग टुकड़े हो गए और अलग अलग जाकर वो सेट हो गए। अभी भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। जो कॉन्टिनेंट है वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो सर वो तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गई। दूसरी सर आइसोस्टेसी की बात की जा रही है। तो आइसोस्टेसी होती है बैलेंस बनाना, मतलब कि कहीं से जैसे इस तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर कहीं ज्यादा अप्लाई हुआ तो उधर से जो है कहीं ना कहीं से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे सर जब अर्थ जैसे कहीं बड़ी डैम बनती है तो एग्जांपल दिया जाता है कि आसपास कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सर वो आइसोस्टेसी या बायोन्सी फोर्स जो कहते हैं उससे रिलेटेड है। और सर अगर हम इसको प्लेट टेक्टोनिक से रिलेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि जो प्लेट है वो भी तो क्रस्ट या लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो वो कॉन्टिनेंट जो है पूरे सुपर कॉन्टिनेंट की छोटी छोटी प्लेट्स में ड्रिफ्ट होकर सुपर कॉन्टिनेंट डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में टूट गया। और बायोन्सी फोर्स सर उसके मोशन से रिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के मोशन पे ही तो बात की जाती है। जैसे भैया ने 3 टाइप की जो प्लेट्स बताई वो उनके मोशन के हिसाब से ही हमने डिवाइड की हैं। बढ़िया, गुड। आप दोनों ने अच्छा प्रयास किया उत्तर देने का। लेकिन मुझे और भी उत्तर चाहिए इसमें। बाकी लोग भी अपना जो भी ज्ञान है वो दें, तभी काम बनेगा, नहीं काम नहीं बनेगा। और इसमें मैं बता दूं, कुछ बच्चे आज नए जुड़े हैं। एक खांसी के बच्चों का ग्रुप है, तो उन्होंने कहा था मुझसे, मैंने आज उन्हें लिंक भेज दिया है, शायद उसमें से दोस्तों। तो ये बेसिकली अभी हम ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर कर रहे हैं यूपीएससी। ऐसे ही हम पॉलिटिकल साइंस का करेंगे, ऐसे ही हम हिस्ट्री का करेंगे। 3 विषय हम अपने कोर रखेंगे और इसका यूपीएससी का भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे, यूपीसीएस का भी करेंगे।
जब आप इतना कर पाएंगे तो आप जान लीजिए कि आपका जीएस बिल्कुल क्लियर। बाकी मैंने अभी एक मेरे साथ डीएम रहे आलोक पांडे सहारनपुर, मैंने उनका भी एक वीडियो शेयर किया था, उसे देख लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल ऑनेस्टली सारी चीजें बताई हैं। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2002-03 में, उनका पहला अटेम्प्ट था, मुझसे 3-4 साल उम्र में था। तो ताकि उनके तैयारी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे से किया, और वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हकीकत है कि वो 8 सवालों में 8 के उत्तर जानते हैं। जो 8 का उत्तर जानता है, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना टॉप 10 या टॉपर, या उस दिन भी मैंने कहा था टॉप 20 इन पे मत जाइए बिल्कुल। ये एक बार में हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, बाकी 3 अटेम्प्ट में ढेर हो जाए। लेकिन अगर आपको सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देनी है, देखिए उनका, देखिए उन्होंने दरोगा से लेकर के वो पीसीएस से लेके आईएएस तक हर जॉब में सेलेक्ट हुआ। इसका रीजन ही ये था कि उन्होंने पूरा थॉरो पढ़ रखा और 3 ही विषय थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। यही 3 उन्होंने पढ़े और यही हम आपको कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आईएएस का मैं पहला एग्जाम दे रहा था तो मेरे सामने समस्या ये आ गई कि मुझे तो 8 सवाल आते थे, यहाँ लोगों पे 3 सवाल करने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो करते हैं सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी से नहीं भला होता, इसीलिए देखिए उनकी परफॉर्मेंस बड़ी यूनिफॉर्म बनी रही। यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस से क्या फायदा हुआ कि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते रहे। मेरा अभी आपको वही प्लान है कि 80% आप कर लीजिए तो आपको कम से कम 8 में से 6-7 सवाल आते हैं। 8 ना भी आते हो तो 6-7। बाकी जो कि वो बीए ऑनर्स थे और हिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और ज्योग्राफी उन्होंने शिवसागर ओझा, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्हीं से पढ़ी ज्योग्राफी। दोनों ऑप्शनल उनके बहुत कर रहे थे, इसी वजह से सेलेक्ट हो गए और प्रॉपर आईएएस में सेलेक्ट हो गए और बार बार सेलेक्ट हुए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है एक बार सेंचुरी मार गए तो कोई भी पहलवान चला जाता है। 2-3 लगातार टेस्ट मैचों में, लगातार वनडे में अगर कोई सेंचुरी मार रहा है देन ये उपलब्ध। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस बात को खत्म करते हुए, अब मैं चाहता हूँ कि कोई अन्य बच्चा इसमें कुछ भी बताए, गलत सही जो कुछ है वो बताए, चाहे गलत बताए सही बताए, कुछ भी बताए। सर यहाँ पे सर हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन वाले सिद्धांत को देख सकते हैं सर, रिलेट कर सकते हैं। जैसे सर, जैसे अमेरिका के सर जो पार्ट है सर, तो उनमें सर समानता भी देखी जा सकती है कि पहले सर जो पार्ट हुआ करते थे सर वो एक ही हुआ करता था सर, तो सर अभी वो टूट के जो भी हैं तो उनकी जो समानता है सर वो वहाँ से सर जो मेल खाती है सर, तो इस चीज़ को भी सर वहाँ से रिलेट कर सकते हैं सर। बाकी का तो सर दीदी ने और भैया ने बता ही दिया था सर डॉक्टर पर। मेरी नजर में ये तीनों आंसर अपनी प्रयास मात्र है, ये परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे उस फिनोमेना को। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको इसमें ये कहाँ रटना छोड़ना, कहाँ उसे समझना है। इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कुछ फैक्टर हैं, जैसे पृथ्वी का घूर्णन भी एक अहम रोल निभाता है इसमें। मेंटल प्लूम इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। एक नियम होता है सर स्लैब और खिंचाव का, वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। हमारी जो चट्टानें हैं वो भी सर कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अपनी अहम भूमिका निभाती है। चुंबकत्व प्रभाव भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा सर। तो ये सारी जब चीजें जहाँ पे एक तरीके से सम्मिलित हो जाएंगी, वहीं पे सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये मालूम पड़ जाती है कि इसकी गतिशीलता के कारण क्या थे। नेक्स्ट सर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है सर, वो पृथ्वी के जो अंदर जो गतियां होती हैं सर, उसकी व्याख्या को प्रस्तुत करती है। तो जो सर जो भी पर्वत पठार और सर उच्चावच दिख रहा है ना, सब इसी का कारण है। जैसे ज्वालामुखी की घटनाएं भी होती हैं, भूकंप होता है, सब सारी ये चीजें होती हैं वो प्लेट टेक्टोनिक की ही वजह से होती हैं। ठीक है, शाबाश। और बताओ। बताएं बताएं, शाबाश बताएं।
भी बताया भाई। चलिए अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि बेसिकली आप खुद अपने हिसाब से फिर बताइएगा कि आपका आंसर जो है वो कितना परसेंट सही है। मेरा मानना यह है कि जो लोग नहीं बोले हैं वो 90% कंफ्यूजन में, और जो लोग बोले हैं वो 50% कंफ्यूजन में। मतलब जो नहीं बोले उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। एक्चुअली वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है, लिखना क्या है, करना क्या है। और जो बोले हैं उन्होंने कम से कम प्रयास किया। मैं इसे बहुत, देखिए अब आप गिनती के लिए, मैं आपको इसे मेरे ख्याल से 10 मिनट नहीं लगेंगे, मैं आपको इसे बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा और यही आपको लिखना है। आपको इसे, जैसे कुछ लोगों ने जो आंसर किया, जो बोले, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं बोले वो तो 90% का मामला होगा। 80% जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, 90% नहीं जानते। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, 50% माना तो बोलिए। जी सर, जैसे आपने प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीप विस्थापन की बात की, तो सर अगर मैं महाद्वीप विस्थापन की बात करूं तो जिसमें स्टार्टिंग का दिखाता है कि पृथ्वी किस तरह की थी पहले। जैसे पहले क्या थी, आज के जो महाद्वीप है पहले शुरुआत में सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो पहले एक ये द्वीप था पेंजिया, जिसके चारों तरफ सागर था, पेंथालासा। तो बाद में धीरे धीरे चलकर जब ये विभाजन हुआ इसका, तब ये 2 भागों में बढ़ गया था, एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। और धीरे धीरे जब इसमें भी विखंडन हुआ तो इसके बीच में चारों तरफ सागर बन गए। जैसे इधर गोंडवाना लैंड की तरफ तो हिंद महासागर बन गया, और इधर की मतलब वेस्ट की साइड अटलांटिक महासागर बन गया। तो इसी तरह इसका विभाजन होता गया। बाद में ये द्वीप एक दूसरे से अलग होते गए, जिसमें आपके उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये तो उत्तरी साइड में अंगारा लैंड की तरफ बने, और जो बाकी के जो गोंडवाना लैंड है और अफ्रीका का हिस्सा है, मेडागास्कर वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के दक्षिणी साइड में बने। इस तरह से ये तो महाद्वीप विस्थापन थ्योरी हो गई। और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये हमें बताती है कि पर्वतों का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो इसमें 3 तरह के प्लेट है, अपसारी प्लेट और उपांतर प्लेट। तो जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो या तो महाद्वीप प्लेटों के मिलने से हुआ है, या महाद्वीप महासागर प्लेटों के मिलने से हुआ है, या फिर 2 महासागरीय प्लेटों के मिलने से बना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है 2 महाद्वीप प्लेटों के निर्माण से हुआ है, जिसमें कि एक तो थी यूरेशियाई प्लेट, दूसरी थी इंडियाना ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलते हैं। तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेट है वो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे वहां पे बर्न पड़ जाते हैं, यानी कि संपीड़न हो जाता है। और धीरे संपीड़न ये जो है बलय के क्षेत्र में मतलब बनता जाता है, जिससे कि इसमें उच्चावच होता जाता है। जैसे हिमालय की बात करें तो धीरे धीरे जब इसमें संपीड़न हुआ तो ये 3 तरीके से बदले, जिसमें सर महाहिमालय, मध्य हिमालय, शिवालय, ये 3 श्रेणियां बनी। तो इस तरीके से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी तरह बाकी सब महाद्वीप में एंडीज और रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ, और यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। और ये जो निर्माण है वो अभी भी निरंतर चालू है, मतलब धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती है। जैसे हिमालय के बारे में कहा जाता है इसकी जो उच्चावच अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन जो आज जो सर्वमान्य जो मान्यता प्राप्त है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्राप्त है सर। अब आप मुझे ये सवाल ये है, जरा अपना माइक बंद कर दीजिए। सवाल ये है, वो कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है, भाई वीडियो ऑन कर लो, माइक बंद कर लो, लेकिन वीडियो ऑन कर लो। संजीव परिहार, विवेक कुमार, किसी का वीडियो ऑन है ना? ऐसा है भाई, वो जो कह रहा है वो एक्चुअली हमारी स्थिति उस कैटरर की सी है कि दावत है छोले भटूरे की, हम पूड़ी बनाए जा रहे हैं। आप मलयालम लोगों को छोले भटूरे खिला रहे हैं, वो मांग रहे हैं इडली उपमा। अभी तक आप में से जितने बोले हैं 50% में जो है, उन्होंने 90% वाले तो खैर बोला है, ये उनका मामला। लेकिन जो 50% वाले हैं वो ये नहीं समझ पा रहे अभी उन्हें। अब मेरी जरूरत क्या है आपको
ये आप किताबें और आपके बीच में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा 10 मिनट के भीतर, तब आप रियलाइज करेंगे कि टीचर का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए ऐसा है, आप लोगों ने जो चीजें बताई वो सब चीजें इन फिनोमिना में मौजूद है, लेकिन उसे आपने कार्यतमिता में नहीं दिया। नंबर 1, उसमें कोई भी सुमेलित संबंध नहीं था। ये ऐसे था जैसे कि एक 4.5 फुट की लड़की की शादी 6.5 फुट के आदमी से कर दी जाए, बेमेल संबंध था। आपने जो तथ्य रखे वो सुमेलित कहीं थे ही नहीं, पहली कमी उनमें ये थी। दूसरी कमी ये थी कि आप दही और दूध दोनों को मिला करके एक नई डिश बना रहे थे, यानी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें को मिला करके भी एक नई डिश बना के तैयार कर रहे थे, जबकि दूध में चीनी मिला के पिया जाता है और दही अलग से पिया जाता है। ये गड़बड़ी है। अगर आपने यही आंसर लिखा इस तरह से तो 100% नंबर नहीं मिले। आपको यही सीखना है कि आपकी गड़बड़ी कहाँ है। तीसरी गड़बड़ क्या है इसमें आंसर में? तीसरी गड़बड़ यह है कि आप ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि साहब ये भोजन की थाली ये रखी, ये इस तरह का भोजन ये रखा, ये लौकी की सब्जी ये रखी, ये रखी। आप ये नहीं लिख रहे हैं इसमें कि अल्टीमेटली वो लौकी, करेला, कद्दू आए कहां से। इसे इस तरह से एक्सप्लेन करने के बजाय हम इसका दूसरा पहलू लेते हैं, हम इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। हम देखते हैं कि 4.5 लाख बिलियन साल पहले, 5 बिलियन साल पहले धरती बन रही है और लगातार पत्थर घूम रहे हैं और ग्रेविटी के कारण गोल होते चले जा रहे हैं और सौरमंडल बन चुका। यहां से हम कहानी उठाते हैं और सौरमंडल बनने के बाद लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारा जो धरती है उसका ऊपर का वातावरण, चाहे उसमें आग बरस रही हो, लेकिन अंदर में 3 मेन रीजन धरती के बन गए। जैसे मुर्गी के अंडे को जब सीधे काटते हैं तो पीले रंग का और सफेद रंग का दिखता है, ऐसे ही धरती को अगर काटा जाए तो अंदर कोर दिखेगी, बीच में मेंटल दिखेगा और सबसे ऊपर क्रस्ट दिखेगी। दिखेगी नहीं दिखेगी? जी सर। अब सवाल ये है कि आपको 2 चीजें दी उसने कहा कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो चीज है और जो आइसोस्टेसी है, ये दोनों के कारण ही आज की डेट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी हुई है। इसका कहने का ये मतलब मोटा मोटा। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद आइसोस्टेसी एक्सप्लेन करनी है और फिर उन्हें लिंक करना है एक तीसरे से कि भाई ये दोनों जो है, इन दोनों का सामूहिक योगदान ही प्लेट टेक्टोनिक है। आप दावत में भिंडी फेंक रहे हैं, वो किसी के काम नहीं आएगी। सही बात है। आप पूछे कैसे लिंक करेंगे कि भाई बहुत मोटा सा सिद्धांत है, बहुत रफ सा, कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1912 में एक सिद्धांत दिया और उसने ये कहा कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका, एक एंटार्क्टिका और जोड़ लो। चलो, उन्होंने कहा भाई ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं ये एक जमाने में एक दूसरे के पास थे, तो और ये फिर धीरे धीरे दूर हो गए। उन्होंने कहा भाई कैसे दूर हुए? लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, वो एक पेंजिया था, वो एक ऊपर के हिस्से में गया, उसे लॉरेशिया कह दो, और जो नीचे गया उसे गोंडवाना लैंड कह दो। बोले ऐसा क्यों कह दो? उन्होंने कहा भाई गोंडवाना लैंड का मतलब वो एरिया जो साउथ में है और लॉरेशिया का मतलब जो एरिया नॉर्थ में है। फिर उनमें भी डिवीजन हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई हाँ चलो ठीक है, बात तो सही कह रहा कुछ सी। फिर लोगों ने कहा ये क्या बेवकूफी की बात है, मैं तो आपको कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ सके। आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है, मैं मूल बात पे आता हूँ
लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के 2-3 टुकड़े हुए उनके नाम लिख दीजिए, लॉरेशिया के 2-3 टुकड़े हुए उनके नाम लिख दीजिए। लेकिन सवाल ये है, जो लाख टके का सवाल अब आ रहा है कि साहब ये जो है, ये जितने भी, पहले तो ये बताओ कि एक कैसे थी, वैगनर से लोगों ने सवाल किया। फिर ये बताओ कि ये अलग कैसे हो गए। फिर ये बताओ कि ये दूर क्यों जा रहे हैं। उसने सबूत दिया कि साहब देखिए साउथ अमेरिका का देखिए शेप और अफ्रीका का शेप देखिए, ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कोने फिट हो जाएंगे बिल्कुल। इसी को उसने नाम दिया जिग्सॉ फिट। जैसे दांतों के, 2 दांतों के ऊपर से नीचे तक जबड़े फिट हो जाते हैं, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा बिल्कुल फिट हो जाता है ना आपका, ऐसे उन्होंने कहा भाई ये फिट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो चलो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों, और इतनी देर आपने ये सब चीजें बताई, उसमें ये तो बताइए कि आफ्टर ऑल ये जो प्लेटें हैं ये नीचे क्या पूरी धरती फट रही है कोर तक, ये कैसे, हाउ दे आर मूविंग, यही इसका रियल फिनोमेना है कि ये कैसे मूव कर रही हैं। अल्फ्रेड वेगनर से जब ये सवाल किया गया तो उसने बात तो सही बताई थी कि हाँ भाई ये प्लेटें मूव कर रही हैं। इसका प्रमाण 2-3 में मिलते हैं। अफ्रीका और साउथ अमेरिका का स्ट्रक्चर आप मिला लो, ऐसा लगता है साउथ अमेरिका अफ्रीका में चला हुआ है। दूसरा इसमें बहुत साधारण सा ये है कि जो एनिमल की स्पीशीज अफ्रीका में पाई जाती है वही सेम पाई जाती है साउथ अमेरिका में। ऐसा लगता है ये पहले एक रहा होगा, बाद में अलग हो गए। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है। जो फॉसिल स्पीशीज, फॉसिल मतलब जो आज से करोड़ों साल पहले थे, डायनासोर टाइप के, जो फॉसिल रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस या जो फॉसिल स्पीशीज थी एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो भी दोनों जगह कॉमन फॉसिल मिलते और कहीं मिलते नहीं। ये 3-4 उन्होंने प्रमाण दे दिए। चौथा प्रमाण भाई लोगों ने आपने बता दिया कि साहब हिमालय बढ़ रहा ऊपर को, प्लेट टक्कर मार रही। ठीक, अपसारी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की लोगों ने बेसिक सवाल उससे किया कि भाई ये बताओ ये प्लेटें जो है, मान लिया हमने घूम रही हैं, तो हम एक इमेजिन करें कि हमारे हाथ में एक बड़ा अमरूद है और अमरूद के ऊपर की जो सतह है हरे रंग की, वो क्रस्ट है, इतनी मोटी है बस क्रस्ट, और नीचे उसमें गूदा भरा हुआ और सबसे अंदर कोर में बीज है। तो लोगों ने कहा भाई ये बताओ कि जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बीज भी घूम रहे हैं, क्या बीज का गूदा भी घूम रहा है, या केवल और केवल ऊपर की जो उसकी पपड़ी है वही चल रही है। चल क्या रहा है, हम तो पपड़ी पे रहते हैं, केवल क्रस्ट पे, जिसे हिंदी में पपड़ी कहते हैं। ये पहाड़ पर्वत नाले नदी ये तो सब पपड़ी पे है। मेंटल तो आपने हम में से किसी ने नहीं देखा। मैरियाना ट्रेंच में केवल 11 किलोमीटर नीचे है और हिमालय 8 किलोमीटर ऊंचा है, बस 8,848 यानी 8 किलोमीटर 848 मीटर। तो 11 किलोमीटर नीचे और 8 किलोमीटर ऊपर, इससे ज्यादा तो हम जाते ही नहीं। जबकि ये बताया गया कि क्रस्ट की मोटाई 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है नीचे। अगर हम 100 किलोमीटर भी नीचे खोद लें तब भी क्रस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद 2-3 हजार किलोमीटर तक लगातार मेंटल है, फिर 2000 किलोमीटर लगातार कोर है आयरन की बनी हुई। वैगनर से सवाल ये हुआ कि भाई ये बताओ ये कैसे एक्सप्लेन होगा, क्या कोर भी संग घूम रही है या केवल और केवल ये ऊपर के कंटिनेंट की, ऊपर की जो प्लेट है क्रस्ट की यही घूम रही है। तो वैगनर इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। लोगों ने वैगनर के सिद्धांत कर दिया खारिज, होने का ये बकवास है कोई। उसी बीच में एक नया फिनोमेना आया जिसे आइसोस्टेसी कहते हैं। ऐसा हुआ कि 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में लोगों ने ये कहा कि भाई ये समुद्र इतना नीचा है, ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं, तो ये धरती का बैलेंस क्यों नहीं बिगड़ता। तो फिर ये स्टडी किया गया कि भाई एक लेवल तक जो धरती के ऊपर की क्रस्ट है वो कहीं भारी हो सकती है और कहीं हल्की हो सकती है, लेकिन वो क्रस्ट
और मेंटल के बीच का फिनोमिना है, वो एक सीमा के बाद दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। एक तरफ एंडीज पर्वत है, एक तरफ रॉकीज पर्वत है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन बहुत नीचा है, क्रस्ट कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अमरूद में ऐसा समझो, अमरूद गिलहरी खा गई, तो जो गिलहरी खा गई वो हिस्सा बन गया ओशियन, और खा के जो उसने ढेर लगाया वो बन गया पहाड़। तो ये समझ में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि भाई ये आफ्टर ऑल बैलेंस कैसे मेंटेन है। तो इस बैलेंस को मेंटेन किया गया कि ये जो क्रस्ट है ये मेंटल पर तैरती है। अब कुछ कुछ लगने लगा कि हाँ भाई ड्रिफ्ट वाली बात तो सही थी। वैगनर इस बात का जवाब नहीं दे पाया था कि क्रस्ट मेंटल में तैरती है और पहाड़ सबसे ऊंचा और समुद्री बेसिन सबसे नीचा, दोनों में बैलेंस कैसे रहेगा। इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया आइसोस्टेसी से। अब आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन करने के लिए सीधे सीधे उन्होंने बहुत मोटा मोटा सिद्धांत, इसमें कोई ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका कहा गया कि भाई ये एक तरह का ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो धरती पर ग्रेविटी है उसको एक साथ करने का तरीका किस किस के बीच में, अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच, और क्रस्ट जो है वो मेंटल पर फ्लोट करता है और उसकी फ्लोटिंग डिपेंड करती है इस बात पे, थिकनेस पे और डेंसिटी पे। इसीलिए इस फिनोमेना ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो भिन्न भिन्न टोपोग्राफिक हाइट्स होती हैं, टोपोग्राफिक हाइट्स का कहते हैं धरती पे जो ऊंचाइयां हैं और जो निचाइयां हैं। ऊंचाई क्या है? पहाड़। निचाई क्या है? समुद्र। तो टोपोग्राफिक हाइट्स जो हैं ये अर्थ की सरफेस पर एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं? भाई अमरूद की सतह तो बिल्कुल सेब की तरह होनी चाहिए। यहाँ तो साला अमरूद 10 जगह से गिलहरी ने खाया हुआ है, हर जगह समुद्र बना हुआ है और कहीं ऊंचा है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आइसोस्टेसी मेंटेन रहती है, जिससे कि अर्थ और क्रस्ट के बीच में, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में बैलेंस बना रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अर्थ का क्रस्ट है उन्होंने कहा लिथोस्फीयर, और उसके नीचे वाले स्टेप को उन्होंने कहा एस्थेनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर वो पोर्शन है जो रिजिड है, रॉकी है, आउटर मोस्ट क्रस्ट का, जिसपे हम रहते हैं, और एस्थेनोस्फीयर हमारे नीचे का क्रस्ट का वो पोर्शन है, क्रस्ट क्या बल्कि ये को अपर मेंटल है, क्रस्ट से नीचे वाला मेंटल, लिथोस्फीयर के नीचे 800 से 200 किलोमीटर तक, कई बार ये 700 किलोमीटर नीचे तक चला जाता है। इसकी ऊपर वाली बाउंड्री तो लगभग 70-80 किलोमीटर पर शुरू हो जाती है, नीचे ये 200 किलोमीटर तक है। धरती जब अमरूद में और छुरी गड़ाओगे तो ये 200 किलोमीटर तक है। नीचे वाली बाउंड्री फिक्स नहीं है, कई जगह 500 भी है, कई जगह 700। अमरूद से समझो इस धरती को, ठीक है। ऊपर वाला 80 पर शुरू होता है लिथोस्फीयर के नीचे, और लिथोस्फीयर जो है सबसे टॉप पोस्ट है, जहां आप खड़े हो वहां से नीचे 80 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है। तो ये इन दोनों के बैलेंस को करने का फिनोमेना है, जिसे क्लियरेंस डटन नाम का एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, इसने 1882 में दिया था। ये फिनोमेना तो वैगनर के सिद्धांत से भी पैदा है। अल्टीमेटली इन्होंने ये निकाला इससे कंक्लूजन मैथमेटिकल से कि भाई जब ऐसा है तो कोई तो लेवल अर्थ के क्रस्ट या मेंटल में ऐसा होगा जहां जाकर के ऊपर जिधर पहाड़ है उसका वजन और समुद्र में चूंकि नीचे कम है तो उसका वजन बराबर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई इसे कहेंगे डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन या कंपेंसेशन लेवल। ये वो गहराई है जहां पर के प्रेशर सारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है अर्थ की चारों तरफ की, वहां जाके बराबर हो जाए। ये क्रस्ट में बहुत नीचे की तरफ,
कई बार ये क्रस्ट से नीचे भी चला जाता है, अपर मेंटल में भी चला जाता है, तो कंपेंसेशन लेवल का है। आप ऐसा समझो इसे कि मान लो कि आपने जो है वो बहुत बड़े गोले में बर्फ दबा रखी है, बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें अंदर की तरफ जो है, ऊपर तो सॉलिड बर्फ है, अंदर की तरफ जो है ऐसी चीज भरी हुई है जैसे कहते हैं दलदल टाइप की, यानी कि जिसे कहते हैं जिसकी डेंसिटी वैसी है, लिक्विड टाइप की। तो वो क्या है, कहीं डूबेगी कहीं उछलेगी, कहीं डूबेगी कहीं उछलेगी, पूरे अर्थ में। आपके सामने एक अमरूद तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया, आपके सामने एक अर्थ है बहुत बड़ा, जिसके चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, अंदर जो है बर्फ जो है उसमें कहीं धस रही है, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड जो भरा हुआ है वो पानी जैसा नहीं है, वो विस्कस है, बहुत ज्यादा कीचड़ जैसा है, तो कहीं वो बर्फ धसेगी कहीं निकलेगी। तो उन्होंने कहा भाई एक लेवल ऐसा आएगा जहां निकली हुई बर्फ और धसी हुई बर्फ दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, मेंटल के बाद कोर तक जाते जाते सब बिल्कुल सेम। इसी को आइसोस्टेसी कहते हैं, बहुत साधारण शब्दों में। तो अब जो प्लेट टेक्टोनिक का नया सिद्धांत आया, वो इन दोनों सिद्धांतों को उपयोग में लाता है कि भाई जो हमारी अर्थ है वो वेगनर का सिद्धांत तो कहता है, ये तो आइसोस्टेसी तो बैलेंस बताता है, और वेगनर का सिद्धांत कहता है कि ड्रिफ्ट हो गया, और ड्रिफ्ट होने में से ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, एक नॉर्थ में एक साउथ में, फिर अलग अलग हो गए, फिर इनके ये प्रमाण है कि अलग हुए। एक्सप्लेन। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है, इसी को फर्दर ले जाता है कि ये कैसे एक दूसरे पर तैर रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक ये कहता है कि आउटर शेल जो है अर्थ का, वो बहुत सारी सॉलिड रॉक्स का बना हुआ है जिन्हें हम प्लेट कहते हैं, और ये ग्लाइड करते हैं, तैरते हैं किसके ऊपर, अर्थ के मेंटल के ऊपर। अर्थ के मेंटल के ऊपर ये तैरते। तो अर्थ की जो इनर रॉकी लेयर है, अर्थ की जो सॉलिड आउटर लेयर है, इसमें क्रस्ट शामिल है और अपर मोस्ट मेंटल। इन्हीं दोनों को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये जनरली 80 से 100 किलोमीटर है, कई जगह 200 भी लिखा है। इसकी कोई नीचे की गहराई लिमिटेड नहीं, आप मोटा मोटा 80 से 200 मान लो। और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। ये विस्कस लेयर है, चिपचिपी। विस्कस मतलब चिपचिपी, और इसमें बहुत सारी गर्मी है, हीट डीप है, बहुत अर्थ के नीचे जमीन जा करके, और ये लुब्रिकेटेड है। इसके ऊपर ये ऐसा समझो जैसे आपकी साइकिल में जो पीछे फ्रीव्हील होता है, उसमें जो गोलियां होती है उनके ऊपर आपका व्हील मूव करता है, इसी तरह से सारी प्लेट्स, ये जो मेंटल है एस्थेनोस्फीयर वाला, इसके ऊपर मूव करता है। आवाज आ रही है मेरी या चली गई? आ रही है सर। अब सवाल ये उठा, अगला सवाल ये उठा कि चलो भाई मूव करती हैं, तो मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आती है इतनी भारी भारी प्लेटों? उसका जवाब ये है कि प्लेट टेक्टोनिक में मेंटल जो है, भाई मेंटल तो सेमी लिक्विड है, मेंटल कोई जो है वो तो है नहीं सॉलिड, क्रस्ट की तरह। प्रेशर वहां बहुत जबरदस्त है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है मेंटल में। तो ये कहा गया कि कन्वेक्शन करंट चलते हैं। फिजिक्स जिसने पढ़ी है वो जानता है कि हीट 3 तरह से चलती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन की जो करंट है उनसे क्या होता है, मेंटल में जो हॉट मटेरियल है वो अर्थ की कोर से, अर्थ का कोर तो बहुत गर्म है, जिसे निफे कहते हैं, तो भयंकर गर्म है। और ताज्जुब की बात ये इतना ज्यादा गर्म है, तो ये पहले इमेजिन किया गया था कि ये साफ जरूर लिक्विड होगा, सॉलिड तो रह ही नहीं सकता इतनी गर्मी में कोई चीज, बल्कि गैस होगा।
बाद में मालूम पड़ा कि वहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि इतने टेम्परेचर होने के बावजूद भी अर्थ की कोर सॉलिड। तो क्या होता है, वहां इतनी जबरदस्त गर्मी है, सॉलिड वो गर्मी के कारण नहीं है, गर्मी के कारण तो होना चाहिए था उसे लिक्विड और गैस फॉर्म में, सॉलिड है बेसिकली एक्सेसिव ग्रेविटेशन के कारण। कोर में तो सबसे ज्यादा होगा ना ग्रेविटी। हॉट मटेरियल जो है वो अर्थ की कोर से उठता है और ऊपर की तरफ चलता है। इसकी तुलना आप ऐसा कर सकते हो जैसे आप जो है पानी उबालो अपने फ्राई पैन में, या अपने फ्राई पैन में दूध उबालो, तो दूध की जो सतह फ्राई पैन से टच हो रही है वो ज्यादा गर्म होगी या जिस पे ऊपर मलाई पड़ रही है वो ज्यादा गर्म होगी? बताओ। हाँ भाई, सर ऊपर वाली ज्यादा गर्म है। सर मलाई वाली। अरे ऊपर वाली क्या बेवकूफी की बातें कर, दूध की वो टच सबसे गर्म होगी जो इस वक्त इंस्टेंटली फ्राई पैन के टच में है, सबसे नीचे जहां आग जल रही है। यस सर, नीचे वाली गर्म होगी सर। रटने से काम नहीं चलेगा भैया। यही हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी खराबी है कि दुनिया भर की चीजें रट लेते हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूध की सबसे नीचे वाली सतह सबसे ज्यादा गर्म होगी, और वो नीचे वाली सतह आपने मान लो 2 इंच दूध भर रखा है उसमें, 1 उंगली के बराबर, तो सबसे ऊपर वाली जो सतह होगी जहाँ मलाई पड़ रही है वो ठंडी होगी, उससे नीचे वाली जो बीच में और गर्म होगी, जो सबसे नीचे जहाँ स्टोव की गैस लग रही है वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। ऐसे ही अर्थ के मेंटल में मेंटल का वो हिस्सा जो क्रस्ट के पास होता है वो कम गर्म होता है, और जो कोर के पास होता है वो ज्यादा गर्म होता है। उससे क्या होता है, हॉट मटेरियल ऊपर उठता है, वहां से कूल होकर फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि कोल्ड जो होता है वो भारी होता है, हॉट हल्का होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि भाई इट्स जस्ट लाइक पॉट बॉइलिंग ओवर द स्टोव। पानी गर्म करिए आप, देखिए पानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, पानी की लेयर है, वो इतनी गर्म नहीं होगी। उसका टेम्परेचर अगर 150 डिग्री है तो नीचे जो बॉटम टच कर रहा है जहां पर फ्राई पैन है उसके बॉटम वाली जो लेयर होगी उसका तो 250 होगा। तो बस इसीलिए आपने देखा होगा पानी जब उबालते हैं तो बुलबुले उठते हैं, वो नीचे से गर्म हो के ऊपर आती है, ऊपर से फिर ठंडी होकर नीचे पहुंच जाती है। पानी में वर्टिकल मूवमेंट होता है उस वक्त, तभी तो बुलबुले से छूटते हैं उसमें। तो अब क्या हुआ, ये तो हो गया, ये कारण आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये जो है इस कारण से प्लेटें जो हैं एक दूसरे पर तैरती हैं, पूरे मेंटल पे तैरती हैं। और तैरने का क्रम उन्होंने बताया कि पहले एक प्लेट थी, फिर वो 2 हिस्सों में बट गई, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, फिर वो 3 हिस्सों में अलग अलग बट गई, ऊपर वाली 2 बट गई, इस तरह 7 करके बन गए। अब आपने इसका 3 वो तरीके एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे शिवम ने बताया था कि अभिसारी, अपसारी, और तीसरा कौन सा होता है तो हिंदी में कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंस हो रही है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, पास आ रही है तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ बन जाएगा। डाइवर्जेंट मतलब दूर जा रही है तो वहां गड्ढा हो जाएगा। और तीसरी एक और तरीका है कि भाई कई बार क्या होता है कि कन्वर्जेंट प्लेट भी जो है एक दूसरे से कोलाइड करके पहाड़ नहीं बनाती। कई बार क्या होता है कि मान लो ओशियन प्लेट है, प्लेट कोई कंटिनेंट में नहीं है, ओशियन में भी प्लेट है, ओशियन प्लेट है मान लो कोई, और वो लैंड मास ज्यादा डेंस है, कंटिनेंट के लैंड मास से, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट से वो टकरा गई तो वो सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट का मतलब कंटिनेंटल प्लेट ऊपर हो जाती है, उसके नीचे घुस जाती है। और नीचे घुसने के बाद क्या होता है, क्रस्ट के भी नीचे चली जाती है, वो मेंटल में चली जाती है। अब मेंटल में जाके मेंटल तो गर्म है, वहां जाके पिघल जाती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है। पिघलने के बाद वह मेंटल में प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने के बाद मेंटल जगह जगह से फूटने लगता है, क्रस्ट के ऊपर आकर
जो जो आपका पूरा रिंग ऑफ फायर बनी हुई है पैसिफिक ओशियन में, वो इसी तरह से तो बनी है। ये जो बेसिकली पैसिफिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुस गई है और वो बार बार इजाफा कर रही है मैग्मा में, उसमें मेंटल में। तो मेंटल में से निकल के मैग्मा बाहर चला आता है, जहां जहां उसे जगह मिलती है वोल्केनो के रूप में। कई बार ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज कर जाती हैं तो ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे बढ़ने लगती हैं उल्टी। नीचे बढ़ेंगी तो वह ट्रेंच बन जाएगा। मैरियाना ट्रेंच भी ऐसे ही बना हुआ है भाई। आप अपने दोनों हाथों को बाबा रामदेव स्टाइल में जो करके जोड़ें, दोनों की हाथों को जो है वो उंगली को उंगली से भिड़ा दें, तो जोर मारे तो कई बार ऊपर चला जाएगा, कई बार नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा गड्ढा बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा पहाड़ बन जाएगा। और कई बार ये डाइवर्ज होती है। तो डाइवर्ज का एग्जांपल आपको लिखना है, वो एग्जांपल भी तो पूछ रहा है। डाइवर्ज का एग्जांपल लिखना है कि जो अफ्रीका रिफ्ट वैली है भाई, अफ्रीका के बीचों बीच में सारा गड्ढा बना हुआ, रिफ्ट वैली बनी हुई है वो, तो वो डाइवर्ज हो रही है अफ्रीकन प्लेट, आधी इधर जा रही है आधी इधर जा रही है। अब मुझे बताओ, मुझे बताते हो कितनी देर हो गई? सर 1.25 घंटा हो गया। 30 मिनट से ज्यादा हो गए सर। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको या नहीं किया? ये पूछ जी क्या सर। रहा है, बताओ सवाल। अब दोबारा पढ़ो सवाल क्या है। आपके ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि अर्थ में प्लेट टेक्टोनिक कैसे वर्क करती है? क्या है प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? आप समझ पाए इसे एक बार में या नहीं समझ पाए? जी सर क्लियर है सर अभी सर। अब आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने बताया है उनका आंसर इस आंसर के कितना नजदीक है, वो स्वयं एनालाइज करके बता दें। वो पूछ ही रहा है बेसिकली कि प्लेट टेक्टोनिक को डिराइव किया गया आइसोस्टेसी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सही है, प्लेट टेक्टोनिक तो अभी 1960 में आया है और आइसोस्टेसी का फिनोमेना 1880 का है और 1912 का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले आइसोस्टेसी का फिनोमेना आया, बैलेंसिंग का। फिर उन्होंने कहा जी बेंजिया, उन्होंने कहा भाई एक्सप्लेन करो ऐसे, तो वो कर नहीं पाया। बाद में साइंटिस्टों ने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये इवेंट मेंटल पर तैरती है, चाहे वो ओशियनिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, कोई भी प्लेट हो। वो तो केवल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कर रहा था अल्फ्रेड वेगनर, तो ओशियनिक प्लेट का तो उसे पता ही नहीं था कुछ। बाद में पता चला कि ओशियन में बहुत सारी प्लेट है, वो भी ऐसे ड्रिफ्ट करती रहती हैं और कभी टकरा के ऊपर निकल जाती, पहाड़ बना देती, कभी नीचे आ जाती। अगला सवाल मैं आपसे कर रहा, ये जो पहाड़ बना रही है, ये पहाड़ कब तक बनता रहेगा? एक ऊंचाई के बाद क्या हिमालय की ऊंचाई रुक जाएगी या नहीं रुकेगी? बताओ अपनी अकल लगा के। सर नहीं रुकेगी तो क्यों रुकेगी ये बताओ। सर आइसो है सर, जैसे ही जो का बैलेंस है प्रेशर का वो मेंटेन हो जाएगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी। प्रेशर बैलेंस की बात नहीं है, जैसे ही एक सीमा के बाद इसका साइज इतना बढ़ जाएगा कि ये अपनी कंसिस्टेंसी और ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वही रुक जाएगी। और धरती में ऐसा नहीं है कि हिमालय कोई अलग पर्वत बना हो। आज से 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ साल पहले ऐसे बहुत पर्वत बने और खत्म हो गए। वो तो जहां गिलहरी खा लेती है वहां समुद्र बन जाता है, जहां ढेर लगा देती है वहीं, मतलब वो जहां कन्वर्जेंट एक्शन है वहां पहाड़ भी बन सकता है और वहां ट्रेंच भी बन सकती है। तो ये कोई यूनिफॉर्म, अभी तक इसका कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं आया है कि साहब ये प्लेट इतने साल में जो है वो इतने 25 लाख साल में यहाँ चली गई यहाँ आ गई। अभी तक केवल इतनी स्टडी हुआ है कि तैर रही है मेंटल लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर में तैर रहा है, इसी को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसके एक छोटे से हिस्से को एक्सप्लेन किया था। और आइसोस्टेसी ये है कि भाई जो तैर रही है उनमें किसी प्लेट में वजन ज्यादा किसी में कम है, लेकिन
धरती में मेंटल के नीचे आते आते सबका वजन बराबर हो जाता है, जिससे कंपेंसेशन लेवल आप धरती को इस नजरिए से देखिए। अभी सारी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इधर उधर की चीजें रटने से कुछ नहीं होना। किताबों की दिक्कत ही ये है कि उनमें जरा क्या क्या की कहानी लिख दी है, वो उसे ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं करती। अब बताएं, अब मुझे बताएं कि ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक आपकी समझ में आई कि नहीं है? सर एक चीज पूछना था। आप पूछे, मैं वीडियो ऑन करें। यस सर। पूछे भाई पूछे। बोले बोले। जो आपने ये पूछा था कि हिमालय का हाइट कब रुक जाएगी, तो सर ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से हो रहा है सर। तो यूरेशियन प्लेट तो सर रुक चुकी है, अपनी जगह पे स्टेबल है, और सर जिस टाइम पर भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब मूवमेंट अपना करना बंद कर देगी, उस टाइम पर हिमालय की हाइट बंद हो जाएगी सर। नहीं, अगर हिमालय मूवमेंट करना बंद भी नहीं करती है तो भी लंबाई इसलिए ऊंचाई इसलिए रुक जाएगी कि अपने आप उसमें जो है वो क्या कहते हैं इरोजन और डिग्रेडेशन शुरू हो जाए, और एक समय सीमा तक ही अपनी ग्रेविटी कर्व मेंटेन कर पाएगी। और बहरहाल ये तो एक प्रोजेक्शन है, साइंटिस्टों ने जो प्रोजेक्शन कर रखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 100% सही हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हमारा उद्देश्य लेखपालिका एग्जाम दे करके इस बहस में नहीं पड़ना। हम किसी गांव की चौपाल पे नहीं बैठेंगे, तू कह रहा मैं रुकेगी, मैं कह रहा नहीं रुकेगी। आप उसके कोर को समझिए, मैं आंसर जो समझाना चाह रहा हूँ उसको लिखना क्या है। You have not to write what you were uttering there. अगर आप वो लिखेंगे जो आप बोल रहे थे तो वो तो उसके चिड़िया के पंख बता रहे हैं आपकी, पूरी चिड़िया तो बता ही नहीं रहे आप। उद्देश्य आपको डिग्रेडेशन और इरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, आप में से अब कोई बताए, बताएं। सर जब मृदा की उत्पादकता घटती है, हम ये डिफाइन करें सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या है। ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ। इस मृदा निम्नीकरण जो आएगा डिग्रेडेशन सर, जब मृदा की उत्पादकता। मेरी बात समझो, हिंदी में बताओ, आप इसे केवल जैसे बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन। सर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सॉइल इरोजन तो वो प्रोसेस है जिसमें कि जो अपर लेयर है सॉइल की वो डिस्प्लेस हो जाए। मीडियम चाहे कोई भी हो, एयर वाटर कोई भी मीडियम हो, उससे जो अपर लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होती चली जाए। और सर डिग्रेडेशन कह सकते हैं कि जो जहाँ जिस जगह पर है उसी जगह पर उसकी जो सॉइल की क्वालिटी है ना वो कम होती जा रही है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। सदगुरु ने जो अभियान चला रखा है सेव सॉइल का। जी सर। एक सदगुरु है जग्गी वासुदेव सर, उन्होंने एक अभियान चला रखा है सेव सॉइल कैंपेन। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी विज्ञान भवन में उनकी 100 दिन की यात्रा समापन हुई थी तो गए थे। वो क्या है बेसिकली, सेव सॉइल क्या है, सॉइल डिक्लाइन के अगेंस्ट है, सॉइल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट। सर मोर फोकस तो डिग्रेडेशन को लेकर है बट है दोनों के लिए, इरोजन के लिए भी है। बताएं बाकी और बच्चे बताएं। क्योंकि मेन थीम सर जो वो कहते हैं वो बोलते हैं मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्वालिटी नहीं रहेगी तो उसमें पैदावार ही नहीं होगी। जी सर। सदगुरु ने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए हैं हर जगह,
हर स्टेशन पे लगे हैं, हर शहर में लगे हैं, इतने ऐड आ रहे हैं। इसका उत्तर देना तो बहुत आसान है। वो यही तो कह रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए खाना नहीं बचेगा। आप जो सॉइल डिग्रेड कर रहे हैं, 60 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा उसका भोजन छीनना है, यही तो वो कह रहे हैं लगातार। जी सर। यही है, कह रहा है खाद्य आपूर्ति के लिए खतरा है। अब तो इसे एक्सप्लेन करें भाई, बहुत सरल सवाल है भाई ये तो। प्रतीक्षा ने बिल्कुल सही बताया। जब मृदा की परतें एक स्थान से कट के दूसरे स्थान में चली जाती है तो मृदा अपरदन हो जाता है। और लेकिन जैसे कोई खेत है और उसकी उत्पादकता धीरे धीरे कम हो रही है खाद वगैरह लगा के ज्यादा से, तो सर उसको मृदा निम्नीकरण में आ जाएगा। ठीक है, और बताएं। इसमें आंसर में कुछ क्वालिटी भी तो लाएं, कहीं की स्टडी भी तो देंगे इसमें। पहले तो इसमें ये बताएं कि सॉइल जो है रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, एक तरह का नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ये खराब हो गई तो बड़ी मुश्किल से सही होती है। अपने अपने 5-5 पॉइंट लिखो भाई सब, तब कम से कम बताओ। बहुत सरल उत्तर है, इसे मैं नहीं बताऊंगा। 5-5 पॉइंट हर व्यक्ति लिखे। मैं आपको दे रहा हूं लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम। 5-5 पॉइंट लिख के मुझे बता दो बस, ज्यादा नहीं। भले किताब खोल के लिख दो, लेकिन आपको आदत पड़नी चाहिए इस चीज। तोते की तरह सुन के और जयराम जी की करके क्लास से चल भैया। लिखिए 5 पॉइंट लिखिए बस, और मुझे 5 बताइए। लिख लिया हो तो बता देना, जिसने लिख लिया हो। सर हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे जो सर सॉइल में सर जैसे कि ज़्यादातर सर हम खाद का यूज़ करते हैं, ठीक है ना सर। तो जैसे यूरिया को या फिर डीएपी जो भी है सर, वैसी खादों को लगाते हैं। तो सर जिससे क्या है कि जो भी हमारी फसल है सर, उसे तो हम जहर बना ही रहे हैं सर। तो उससे भी सर इसका जो है सर सॉइल एरोजन में आता है सर ये। और दूसरा क्या है कि सर कभी भी सर जो भी है किसान नॉर्मल देखा हुआ सर हमने कि किसान जो है सर खेतों पे जो है सर फसल को मतलब एक साल में सर 3 या 4 फसल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उसे हर समय जो बिजी रखना सर, तो सर ये भी हो सकता है वहाँ पे। और सर जैसे कि हमें ऐसे इसके लिए सर, हाँ सर, वो करना चाहिए जैसे कि जो जैविक खाद वगैरह हैं सर उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सर आगे के लिए सर जो मृदा है सर उसमें जो और पोषक तत्वों की सर बढ़ेंगे सर उसमें, तो उसका भी सर ह्रास नहीं होगा। तो सर इसे भी हम आगे के लिए उसे बचा सकते हैं या फिर मतलब सेव कर सकते हैं। और सर एक चीज़ और सर मैंने पढ़ी थी कि जैसे भी कहीं पे जैसे इसका फ़ायदा ये भी है कि जैसे सर कहीं पे भी कोई अगर वाटर की जैसे प्रॉब्लम है यहाँ या जहाँ का सर जैसे पानी ज़्यादा ख़राब है, तो सर एक पेड़ होता है सर जैसे
सहजन बोलते हैं सर। तो कहते हैं सर वो कि 30 मीटर का जो एरिया होता है सर उससे, तो जहाँ हम पेड़ लगाते हैं तो सर उसकी जो जड़ें होती हैं तो सर उनका सर ऐसा बेनिफिट होता है कि 30 मीटर तक के एरिया में जो जितना भी पानी होता है सर वो उसे शुद्ध करता है। तो सर ऐसी जो चीज़ें हैं जो टेक्निक है सर वो भी अपनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसमें जो वनों का अत्यधिक कटाव वगैरह हो रहा है, विनाश वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से भी मृदा अपरदन हो रहा है। दूसरा, अत्यधिक पशु चारण वगैरह से, मतलब जो पशु वगैरह चरते हैं अधिक से अधिक, उनके खुर वगैरह से मृदा अपरदन की चांस बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया था, हम जो कृषि कर रहे हैं वो अवैज्ञानिक कृषि हो जाती है सर, क्योंकि इसका वैज्ञानिक रूल नहीं है, जैसा मन में आया वैसा कर दिया। खेत को जरूरत है तो नहीं है, फिर भी हम खाद वगैरह लगा रहे हैं, विनाश की जांच कराई मिट्टी की। तो सर शहरीकरण वगैरह जो बढ़ रहे हैं, जैसे निर्माण कार्य वगैरह फैक्ट्री बन रही है, कंपनियां वगैरह बन रही है, तो उससे सर उससे ही मृदा वगैरह का अपरदन तेजी से हो रहा है। अगर सर पर्यावरण कारक देखा जाए तो जल प्रवाह द्वारा भी मृदा अपरदन हो जाता है सर। बारिश कहीं हो जाती है, अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे भी सर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट। सर सॉइल एरोजन और डिग्रेडेशन से फूड इनसिक्योरिटी की बात की गई है, तो सर 3 चीजें आती हैं। एक तो जीरो हंगर वाली चीज आ जाती है, एक फूड इनसिक्योरिटी की बात आ जाती है, एक मेल न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। तो सर जीरो हंगर तो रीच कर सकते हैं, मान लीजिए इरोजन हो रहा है तो पहली चीज तो जीरो हंगर का जो टारगेट सेट है वो वाला कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरी सर इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो हंगर से, फूड इनसिक्योरिटी से ज्यादा मेल न्यूट्रिशन की है। अब जब सॉइल का डिग्रेडेशन होगा तो जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम होगा, तो सर न्यूट्रिशन लेवल कम होगा तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो फूड सप्लाई जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाएगी, मूव करेगी। सर डिग्रेडेशन और इरोजन से जो नेट प्रोडक्शन लेवल है या नेट प्रोडक्टिविटी है ना वो भी कम होती जाएगी, तो उस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी की तरफ मूव होगा ज्यादा जो है। ये तुमने सही ट्रेंड एनालिसिस किया है, ये ट्रेंड एनालिसिस ही इसमें करना है। जी सर, अभी जो FAO की वो रिपोर्ट भी आई थी लेटेस्ट, उसमें ये था कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो हंगर से ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है, और सर अफ्रीका में जो है वो इनसिक्योरिटी प्लस हंगर दोनों है। इंडिया में कहाँ हंगर बच गया भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन। जी सर, सरप्लस फूड है, सरप्लस फूड है, बट मेल न्यूट्रिशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया। मेल न्यूट्रिशन का कारण है बैलेंस डाइट न लेना। जी सर। तो अब हमारे यहाँ लोग जो है घी और दूध पर पिले रहते हैं बिना बात के, तो बैलेंस डाइट नहीं है, वो फैटी डाइट है, और उसे न खाने पे समझते हैं कि गरीब है, जो खाता उसे समझता अमीर है। बता 500 रुपए का घी खाने से कोई अमीर हो जाता क्या? नहीं सर। तो बैलेंस डाइट ना लेना, फैटी डाइट लेना। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि बैलेंस डाइट नहीं मिले, मेल न्यूट्रिशन। अगला कोई बताए भाई। कुछ लोग तो लग रहा है बिल्कुल आमादा इस बात में है कि हम तो एक अक्षर नहीं बताएंगे। यस सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बोले। जी सर, जैसे कि इसमें बताया गया है मृदा अपरदन और मृदा निम्नीकरण से खतरे की बात कही है, खाद्य व्यवस्था पे खतरे की बात की गई है। तो जैसे हम जब शुरुआत हम इसकी इसी वजह से करेंगे, दोनों की डेफिनेशन तो सबने बताया दी है, और उसके बाद सर इसका जो कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा खाद्य व्यवस्था पर। तो सर कारण की अगर बात करें दोनों की, तो इसमें सर दो कारण होते हैं मेनली, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में तो हम ये बोल सकते हैं जल के प्रभाव द्वारा, वायु द्वारा, इन दोनों तरीके से अपरदन और नाल का अपरदन इस तरीके से होते हैं। और दूसरा होता है मानवीय कारक में जैसे कि सर अत्यधिक पशुचारण होना, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती है, झूम की खेती। और दूसरा सर वनों का कटाव, भारी कटाव जिससे मृदा का कटाव होता है। दूसरा
सर बांध जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उनसे बारंबारता में वृद्धि होती है और निर्माण क्षेत्र में जैसे काम होता है, जैसे कोई भी निर्माण का क्षेत्र किया मृदा के आसपास तो उससे ही मृदा का विनाश होता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के कारक हो गए जिससे हमारे जो खाद्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि एक तो से मृदा उर्वरता का विनाश होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रति भूमि का विकास होता है जो कि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। और उसमें जब ज्यादा कटाव होता है तो सूक्ष्म जीवों का विनाश हो जाता है जो कि खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे कि केंचुआ वगैरह होते हैं। तो जैसे भूमि उत्पादकता में कमी हो जाती है जिससे कि मतलब जो हमारा जो किसान जो खाद्य उत्पादन करते हैं उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है जिससे कि भूखमरी ऐसी स्थिति हो जाती है किसी किसी देश में। जो हमारे अगर भारत, इंडोनेशिया ऐसे कुछ अफ्रीकी देशों की बात करें तो मृदा निम्नीकरण, मृदा अपरदन की करीब 2/3 समस्या इस तरीके से इन जीरो अंगर जैसी स्थिति धीरे धीरे आ जाती है, जिसके बाद जो जिसका जो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है वो कुपोषण पर पड़ता है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की बात करें तो भारत में करीब 22 करोड़ लोग हैं जो कुपोषण की स्थिति के शिकार हैं। और हमारी भारत सरकार भी कहती है कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश में करीब 38% कुपोषण की ऐसी स्थिति है। तो इस हिसाब से अगर कुल मिलाकर देखें तो खाद्य व्यवस्था पर मृदा का बहुत महत्व है और मृदा एक ऐसा मतलब प्राकृतिक उपहार है जो करीब हजारों सालों में भी मुश्किल से बनता है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। करीब करीब आप लोगों के उत्तर ऑलमोस्ट 60% से लेकर 70% के बीच में है। 10% इसमें बस इतने से बढ़ेगा। आपको इस आंसर में इंडिया की टाइप स्टडी देनी पड़ेगी थोड़ी इंडिया का डाटा और इंडिया की टाइप स्टडी, और कोई इसमें करंट से लिंक करते हुए इसमें कोई करंट में अगर कहीं किसी अखबार में निकला है तो उस डाटा को कर दोगे। सर करंट का सर अभी एक चीज आई थी कि जैसे अभी जो आपने बताया ना कौन से मतलब स्वामी जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो सर खनन की स्थिति कर रहे हैं, मतलब गंगा क्षेत्र के पास जो मृदा का जो खनन हो रहा है तो उस पर रोक लगाने की बात हो रही है। तो उस करंट का मुद्दा सर यही चल रहा है फिलहाल। वो तो सर पूरी दुनिया में कर रहा है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जी सर जो है वो करंट से लिंक है ना। मुझे लग रहा है हमने आज जो है कितनी देर हो गई क्लास को है महाराज? कहाँ रहा टाइम? मुझे तो सर 2 घंटे हो गए सर। 2 घंटे के आसपास हो गए सर। 1 घंटा 20 मिनट। जी सर 1.5 घंटे हो गए सर। 8:20 पे चालू करी थी हमने, 10 बजे सर। पिछली जो रिकॉर्डिंग थी वो कंप्लीट कर दी थी। ये सर मैंने सर अपलोड कर दी थी सर वीडियो सर, वो जितनी हो पाई थी सर एक्चुअली क्या था सर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर कुछ वीडियोस में सर कट हो गई थी सर वो। जब बेकार हो गई कुछ वीडियो। जी सर आज की सर पूरी सेफ है सर, पूरी जो क्लास है अपनी। ठीक है, इसमें से जो काम का है उसे जो है कट पेस्ट करके जी सर और बना ले। जी सर ठीक है ना। और अब हम अगली क्लास लेंगे परसों, और परसों तक जिन लोगों ने भी आंसर नहीं लिखे वो सब आंसर लिखने की प्रैक्टिस डालिए। ठीक है ठीक है। और बाकी जो मेंस दे रहे बच्चे उनसे मैंने ये कहा था कि भाई आप जो है वो पूरा का पूरा वो भेज दें, क्या क्या सवाल आए। तो मेरे ख्याल से ऐसे का तो किसी ने भेज दिया, मैंने प्रिंट निकाल लिया है। और बाकी जीएस के सवाल भी शायद भेज दिए। सर मैंने ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का पार्ट ए भेज दिया है। अब ये है कि जो हम करा रहे हैं इसी को कराते रहेंगे। अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये वास्तव में कोई 1 महीने में होने वाली चीज तो है। अब आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही हैं। 1 महीने में वही बच्चा कर सकता है इसे सारे कंसेप्ट पहले से है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती चली जाएगी और आपको सेलेक्ट होने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन हो जाएगा। लेकिन जब तक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी जिनका 1 महीना बचा है तो उन्हें तो हम अनसॉल्व करा पाएंगे लगातार। और यह भी संभव है कि ये जितने सवाल हम कर रहे हैं, हमने आज तक 8 सवाल किए हैं,
हो सकता है 1 या 2 सवाल इन्हीं में से आ जाए, आप इसे बेहतर एक्सप्लेन करने की स्थिति में आ जाए। आज की डेट में जो लोग मेंस दे रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें हाफ पिच पे आके छक्के मारने हैं। तो 1 महीने में तो यही हो सकता है, 1 ओवर बचा हुआ है, 6 बॉल है कुल, 2 ओवर मान लो, 3 ओवर मान लो, 50 ओवर के मैच के हिसाब से 3 ओवर मान लो, 4 ओवर, तो लास्ट में तो आपको 24 छक्के मारने हैं। अब 1 रन से काम नहीं चलेगा। 1 महीने में कोई ऐसी तूफानी चेंज नहीं आ सकता, केवल जो मदद आपकी हो सकती है वो ये पिछले साल के सारे पेपर आप करा सकते। सहमत है मेरी बात से? जी सर। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो बताएं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है मेरा, परसों मिलते हैं। परसों मुझसे टाइम पूछ लेना, सुबह लगभग कोई 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे ना करिए। मैं तो एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी की हायर लेवल की किताबों में लिखा हुआ है वो है। ये कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं। बहस का मुद्दा केवल ये है कि आप क्या आंसर लिखने की थीम को पकड़े या नहीं पकड़े अभी। और इतने समझाने के बावजूद नहीं पकड़ रहे हैं तो भाई आपके एजुकेशन सिस्टम में जबरदस्त फॉल्ट है। नहीं और सर, आपके क्लियर है ब्रेन सर में अभी भी सर। फॉल्ट है। सर काफ़ी सारी चीज़ें सर अभी क्लियर हो गई सर। उसका कोई दिखाई नहीं बात नहीं। इतने कॉमन एग्जांपल से समझाने में उस दिन क्या हुआ, वो आरटी वाला जो था वो मुझे कई अर्थों में गलत भी बताना पड़ा था कि आप समझ सकें, और साधारण शब्दों में उसे एक्सप्लेन किया। वो फिनोमेना बेसिकली ग्लेशियर्स में होता है केवल, लेकिन मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से दुनिया भर के एग्जांपल दिए। इतने पर भी नहीं समझ पा रहे पर तो रामी मालिक है। आपको हर सब्जेक्ट को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एथिक्स हो, इसी नजरिए से पढ़ना, तभी आप उसे हर जगह एक्सप्लेन कर पाएंगे, हर एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। रट के कहीं कुछ नहीं एक्सप्लेन होगा पूरी दुनिया। बताएं भाई, समझ में आया हो तो बताएं, ना आया हो तो बताएं। नहीं सर, समझ में आया सर, अच्छे सर आप से। क्या समझ में? जी सर। ये सर समझ में आ गया। आगे से समझ में क्या इसे अब आप लिख पाएंगे? जी सर। जी सर। चलिए अगला चले। जी सर। दूसरा सवाल है, अरे उन्होंने देखो सवाल को भी तो देखो, इसे ध्यान को, ये उन पिछले वाले 2 सवालों के बराबर है। इसका नंबर उन्होंने 30 रखा है। 1 सेकंड होल्ड कर। इसका उन्होंने जो नंबर है 20 नंबर रखा है। एक सेकंड। हाँ ऐसा नमस्कार, कैसे हैं? तो आप मुझे बताएं, आप इसका आंसर लिख के आप डाल देंगे ग्रुप पे? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर।
अब आप खुद अंदाज कितने परसेंट सही था। बताएं, जिन जिन ने बोला वो अपना एवेल्युएशन खुद करें, और जिन्होंने नहीं बोला उनका तो 10% सही मानूंगा मैं, बात खत्म। 90% उनका आंसर गलत ही सर 20% है। 20-25% ही सही था केवल जो। ठीक है, आप बताएं प्रदीप। सर मेरा तो 50% तक करेक्ट था, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और आइसोस्टेसी से उसको डेराइव करने की बात कर रही थी। नहीं, आपने दोनों फिनोमेना को अलग अलग डिफाइन किया था, उनको कनेक्ट नहीं कर पाई थी। जी सर। यही वो पूछ रहा है, वो तो मेन जो चीज पूछ रहा है वही आपने नहीं किया उसमें। You were not able to connect that. आपको उन्हें कनेक्ट करना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। आप उन्हें एक्सप्लेन इन आइसोलेशन कर रही थी, वो भी बहुत वेग आइडिया के रूप में। उसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। और शिवम, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो इतनी क्लिष्ट हिंदी में कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि रटा हुआ है। विवेक, आप बताएं, आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने उसकी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करी कि दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि आपके पीछे जो लाइट जल रही है उसके कारण उजाला, तो बल्ब और उजाले में जो संबंध है, लाइट में पीछे की तस्वीर दिख रही है, फलाना दिख रहा, दिखाना दिख रहा है, पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया आपने, लेकिन बल्ब और उजाले में क्या संबंध है? सूर्य में और धरती पे उजाले में क्या संबंध है, जबकि बीच में निर्वात है, बीच में तो कहीं कुछ नहीं चमकता, अंधेरा ही अंधेरा है। यही आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा कौन बच्चा बोला था? यस सर, हरिओम सर। चौथा बच्चा नूतन बोला था शायद। ठीक है, आपकी तैयारी जो है किसी की 30% पे, किसी की 40 पे, और बहुत सारे लोगों तो 10% पे तैयारी। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये कि 100 आदमी लेके 1000 आदमियों से लड़ने जा रहे हैं वो लोग, तो हार तो तय है ही है। जब तक आपका ये 50% से ऊपर नहीं जाएगा आंसर, 60-70%, 80% तक नहीं जाएगा, तब तक आपकी हार तय है। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं उसे इम्प्रूव करें बस, और इसी क्लास में। और 10% वाले तो बहुत डेंजर जोन में है। वो डेंजर जोन से बाहर निकले, हिम्मत करें, आंसर लिखने की हिम्मत करें, भले ही गलत लिखें, भले ही गलत लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर लिखने का प्रयास करें। जब आंसर लिख लेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो 20%, 30%, 40%, 60-70 तक पहुंच जाएंगे। बस समय ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। बताओ भाई, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला, दंपक मार के बैठे हुए हैं, वो बताएं। अभी नहीं कर रहे कि हाँ साहब हम कुछ लिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि साहब ये तो शमशान में आके बिल्कुल भूत और पिशाच प्रेत सब सामने आ गए, अब तो मुंह से गिरगी बज गई, अब तो वो निकल ही नहीं रहा। क्या बता मैं, कहाँ फंस गए, कहाँ ISPCS के चक्कर में फंस गए, 3 की कोचिंग के चक्कर में तो और मारे गए। अब तो मजबूरी बन गई, साहब छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ के भागेंगे तो यूं कहेंगे कि साहब लिख नहीं पा रहा इसलिए छोड़ के भाग गया। अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर, लिखेंगे लिखेंगे। अब तो किसी बच्चे ने लिख के डाल दिया कि नहीं लिखोगे तो छोड़ के भाग जाओ। देख लो भाई, छोड़ तुम्हें अपना नाम लिखाना है या कुछ करना है, नहीं करना तो अपना जयराम जी करो। नहीं सर, लिखेंगे। अगला
अंग्रेजी में लिखता है बॉटम टोपोग्राफी। बॉटम टोपोग्राफी का मतलब ये है कि एक चीज जान लो मोटा मोटा, कि जैसे धरती पे कहीं खेत है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं खड्ड है, ऐसे ही समुद्र के तल में भी ऐसा ही है। अगर समुद्र पूरा सुखा दिया जाए तो धरती जैसे ही ऊंचा नीचा निकल आएगा वहां भी, क्योंकि अर्थ तो अल्टीमेटली गोल ही है ना पूरी। समुद्र कोई ऐसा थोड़ा है स्विमिंग पूल की तरह कहीं पानी भरा हुआ हो जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री बनी है। नो, कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई। समुद्र का पानी तो धरती में इसलिए अंतरिक्ष में नहीं जाता कि ग्रेविटी के कारण रुका हुआ है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि कुंडी बनी हुई हो उसके चारों तरफ बाउंड्री बनी है कंटिनेंट्स की, इसलिए समुद्र का पानी कहीं निकलता नहीं है। बंबई के जुहू बीच से लेके चेन्नई के मरीना बीच पे इसलिए नहीं चढ़ता कि बाउंड्री बना रखी है वहां 6 फुट की। जो पानी है समुद्र का वो तो इसलिए रुकता है कि ग्रेविटी ने उसे बांध रखा। ग्रेविटी कौन सी है? जो कोर की ग्रेविटी मेंटल पे लगती है, मेंटल ग्रेविटी क्रस्ट पे लगती है। ओवरऑल ग्रेविटी सप्लाई होती है, इसी वजह से ना आप कहीं उड़ते, ना धरती पर रखा सामान कहीं जाता, ना पानी कहीं जाता। अब मुझे बताओ, ये तो बहुत सरल सा सवाल है, बॉटम टोपोग्राफी क्या होती है बताओ। सर बॉटम टोपोग्राफी मतलब कि जो भी लैंडफॉर्म वगैरह जो भी ओशन के डीप में मिलती है, जैसे सर अगर हम सीधा बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स मिलेंगे, देन स्लोप मिलेगा, फिर सर बेसिन मिलेगी, बेसिन में जाएंगे तो आपको उसमें ट्रेंचेस और डीप्स मिलेंगे, फिर और देखेंगे तो आपको फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स भी मिलते हैं उसमें, और फिर सर रिजेस भी मिलती हैं। जैसे कि हमारे अगर हम जो कॉन्टिनेंट है उनके ऊपर तो उसको हम माउंटेन कह देते हैं, लेकिन ओशन के अंदर है तो उसको हम रिजेस कह देते हैं। अब सर पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन की बात की जाएगी तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर जापान, जो इधर रशिया वाली ये वाली बाउंड्री पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, उस साइड से आएगी। फिर उसके बाद बेसिन आएगी, फिलीपींस वाली बेसिन हो गई, इधर नॉर्थ अमेरिकन बेसिन हो जाएगी। सर ट्रेंचेस भी होंगी, जैसे मरियाना ट्रेंच हो गई, टोंगा ट्रेंच हो गई, तो सर ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। गुड, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट कोई बच्चा और बताना चाहे? और सर फॉल्ट और फ्रैक्चर में हम सीधा एग्जांपल उसमें जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनती है तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट का ही एग्जांपल में आएगी। ठीक है, और कोई बताना चाहे कुछ भी? एनीवन? बताएं। यस सर। सर जैसे प्रतीक्षा ने बताया सर, वैसे ही जैसे मैदान पर जैसे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं ऊंचाई पर, ऊंचाई के हिसाब से, इसी तरह सर सागर में भी इसी तरह से उच्चावच क्षेत्र पाया जाता है। जैसे कि शुरुआत इसकी होती है महाद्वीपीय मगनतट से, इसके बाद मगनढाल, इसके बाद जैसे मैदान पर, जैसे धरती पर जो मैदान होते हैं, जैसे हमारा उत्तर भारत का मैदान है, इसी तरह वहाँ पर नितल मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे द्वीप पाए जाते हैं जो सागर से थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ कटक और खाइया ही पाई जाती हैं। अगर बेसिकली प्रशांत महासागर की बात करें तो इधर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इधर ये चीजें पाई जाती हैं। जिसमें महाद्वीपीय मगनतट है, जिसके ये जो है शुरुआत का ही भाग होता है सागर के तट पर, जिसका जो ढाल होता है वो काफी कम होता है, जिसमें अवसाद धीरे धीरे जमा होता रहता है जो महाद्वीप से चलकर सागर की तरफ जाता है। जब मगनढाल की तरफ पहुंचते हैं तो उसका ढलान थोड़ा ज्यादा होता है, उसका स्लोप यानी ज्यादा होता है, जिसपे अवसाद कम होता है। और जब उससे और नीचे जाते हैं समुद्र में तो एक प्लेन मैदान की तरह एक वहाँ पर नितल मैदान पाया जाता है सागर में, जिसमें बहुत सारा अवसाद निक्षेपित होता रहता है। और उसी जब वो निक्षेप जा रही गहराई तक पहुंच जाता है तो एक पतली गर्त के रूप में वो एक और आकार ले लेता है, जिसे गर्त कहा जाता है, या इसे खाई भी कह सकते हैं। इसी तरह सागर में थोड़ी और अलग जाकर
जब वो धीरे धीरे ऊपर उड़ता जाता है तो एक द्वीप का भी आकार ले लेता है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से सागरों में बीच में ही द्वीप निकल जाते हैं, छोटे मोटे द्वीप अपने आप ही उड़ जाते हैं धीरे धीरे। और उसके थोड़ा और आगे चलेंगे तो समुद्र के नीचे कुछ चौड़े मतलब दीवारों की तरह चौड़े पठार जैसे धरती पर होते हैं, वैसे ही समुद्र में एक कटक का रूप ले लेते हैं। वो चौड़े चौड़े खाई की तरह होते हैं। इसी तरह कुछ सर छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं सागर में, इसे नितल पहाड़ियां बोलते हैं। तो सर यही मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्या वो आपको दिख रही है? सर मैं बोलूँ कुछ प्रशांत महासागर के बारे में? बिल्कुल बोलना, पहले मुझे बता दो कि स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही सर। हैं? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। स्क्रीन शेयर का इसमें कैसे होता है? सर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे माइक के बराबर में। हाँ, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। हाँ, इसमें फिर अभी 606 ऑप्शन आते हैं सर, इन कॉल मैसेज, शेयर स्क्रीन। तो शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करना होगा। हाँ, कर दिया। ठीक है सर। आप इसमें स्टार्टिंग शेयरिंग। आप दिख रहा भाई? शेयर तो ये दब ही नहीं रहा, कैंसिल कोई दब रहा बार-बार। एक मिनट और लूंगा बस। अब दिखने लगा? हाँ भैया। अब दिख रहा है? जी सर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर बॉटम रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशियन। यही लिखना है बेसिकली। पैसिफिक ओशियन में पहले नूतन आप बोल लो, जो बोलना चाह रहा था बच्चा वो बोले। सर प्रशांत महासागर के अगर हम जो समुद्री उच्चावच की बात करें तो जैसे कि मगन तट है हमारे, वो उसका जो प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के सहारे जो मगन तट पाए जाते हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है। पश्चिमी मगन तट जो है अत्यंत विस्तृत है, जबकि पूर्वी जो है वो अत्यंत सरकरी पाए जाते हैं। और ये जो आपका पूर्वी तट है वहां पे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर मध्यवर्ती जो कटक का क्षेत्र है प्रशांत महासागर का, वहां पे वो भी पाया जाता है। अगर हम द्रोणी की बात करें तो फिलीपींस जो एक जैसी सभी विभिन्न आकार की जो द्रोणी यहाँ पे मिलती है। और पैसिफिक जो हमारा महासागर है उसमें लमसम छोटे बड़े लमसम 2000 से ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं सर, जो मूंगे और ज्वालामुखी से लिपटे हैं। गर्तों की अगर हम बात करें सर तो सर्वाधिक संख्या में यहाँ गर्त भी पाए जाते हैं, जैसे बेनिन, जापान, मारियाना, पेरू आदि प्रमुख गर्त भी है यहाँ पे। तटवर्ती सागरों की अगर हम बात करें तो सर बोरिंग सागर हो गया, जापान सागर हो गया, पीला सागर हो गया, ये भी एक अहम भूमिका भी निभाता है सर। ये कहना चाह रहा था सर। बहुत बढ़िया, सही तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया। और उसमें एक आंसर देखो, एक चीज और बता दूं, ये जो आंसर है ये हर किताब में मिल जाएगा और ये आंसर बहुत सिंपल आंसर है। लेकिन तुम तीनों में से ये जो अभी जिस बच्चे ने बताया नूतन ने, इसका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने क्या किया है, जनरल एक्सप्लेनेशन, इसे इन्होंने प्रतीक्षा ने जो एक्सप्लेन किया है वो जनरल एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है, डेट इज ओके, जीएस पॉइंट से ठीक है। लेकिन ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। इनने जैसे बताया कि साहब सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, ईस्टर्न की तरफ ऐसा है, वेस्टर्न की तरफ ऐसा है, तो आपको उसकी थीम बतानी पड़ेगी। ये मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। क्या है, आप लोगों का आंसर ऑलमोस्ट 60 to 70% की तीनों, मतलब वो 20 और 25 और 40 के बीच ऊपर किसी का नहीं गया। ये 60 और 70 के बीच में बहुत अच्छा आंसर आप तीनों ने बताया। और भाई बाकी देखिए, एक्चुअली देखो इसमें देखो, इन्होंने जो ये रिसर्च पेपर है किसी का, मैंने डाउनलोड किया था अभी,
मुझे लगा कि देखो इससे तुमसे शेयर करना चाहिए। इसमें इन्होंने पहले तो पैसिफिक ओशियन बताया है, वो कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले सीधे वो उच्चा बच्च पे नहीं आए। पैसिफिक ओशियन 1/3 है अर्थ का। फिर ये बताया कि एशिया में यहाँ तक है, यहाँ तक है, एंटार्क्टिका में यहाँ तक है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब बता दिया। फिर ये बताया कि एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी। फिर ये बताया कि एवरेज डेप्थ का भी कितना परसेंटेज जो है वो लेस देन 1000 मीटर है ना। ओशियनिक सरफेस इन जनरल बताई गई यूनिफॉर्म है। मैक्सिमम एरिया जो है वो 4000 से 5000 की डेप्थ का है। तो ये एक इन्होंने एक जनरल कंक्लूजन उसका बताया। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिफाइन किया गया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। फिर रिजिस को डिफाइन किया गया है। फिर बेसिस जिन्हें द्रोणी कहते हैं उन्हें डिफाइन किया गया है। फिर डीप्स को डिफाइन किया गया है। बस यही 4-5 चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर करने में आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस इस तरह के जो आंसर हैं जिनमें बहुत कंसेप्ट नहीं है, केवल फैक्ट ही फैक्ट है, इन्हें आप पैटर्न के रूप में ड्रॉ करिए। जनरल फैक्ट लिखने के बजाय जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के पिछले इलेक्शन को बताइए, तो आप ये बताएंगे साहब फलानी सीट फलाने ने जीती, फलानी सीट फलाने ने जीती। ये कोई उत्तर नहीं। आप उसमें पैटर्न बताएंगे, आप इस पार्टी के इतने थे, इस पार्टी के इतने थे, इस उम्र के एमपी इतने, इस उम्र के एमपी इतने, 60 साल से ऊपर के एमपी इतने। आप उसमें बताएंगे साहब ये जो ग्रेजुएट इतने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इतने हैं, अपराधी किस्म के इतने, फ्रेश किस्म के इतने। ये आप पैटर्न बताएं। जब जनरल आंसर पूछा जाए तो कोशिश करें तो उसमें पैटर्न ड्रॉ करें, जिससे कि आपका आंसर में सारगर्भिता है।